हेलो एंड वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सब लोग? आदर्श परिवार में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन। ठीक है बच्चा, अपन जो पढ़ रहे थे, अपना जो टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था ग्रेविटेशन। वो क्या चल रहा था बच्चा? ग्रेविटेशन चल रहा था। ग्रेविटेशन में अपन ने आई थिंक ग्रेविटेशन जीएफआई यानी जीएफआई तक अपन ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो किस तरह से अपन जीएफआई निकालते हैं आप लोगों को सबको पता चल गया होगा कि हम कहीं भी अगर जीएफआई अपने को निकालना है तो उस पॉइंट पे एक आप एम नॉट मास को ले आओ और उसके कारण आप क्या निकाल सकते हो, उसके कारण आप पहले फोर्स निकालो और जिसको लेके आए हो उसी का क्या लगा दो, भाग लगा दो, तो आपको क्या मिल जाती है, जीएफआई की वैल्यू मिल जाती है। अगेन जो बच्चे आदर्श परिवार से नहीं जुड़े हुए हैं तो वो फटाफट उस चीज़ को, ये जो चैनल है हमारा, ये जो हमारा चैनल है आदर्श सरदार सर, उसको सब्सक्राइब कर लें फटाफट। एंड आफ्टर दैट उन बच्चों से शेयर करें जो बच्चे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, शायद उनको भी क्या मिल पाए, इस चीज़ का फ़ायदा मिल पाए। ठीक है बच्चा, तो अपन लेट्स बिगिन, वापस से शुरुआत करते हैं अपन अपने टॉपिक के बारे में। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अपन एक नई चीज़ और पढ़ने वाले हैं। जैसे कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। जैसे ये तो होते हैं बहुत नॉर्मली ईजी होते हैं, लेकिन इस तरह के सवाल भी आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कोई 100 kg का, यहाँ आपको कोई मास दे रखा है, यानी ये 100 किलो का आपको क्या दे रखा है, एक द्रव्यमान दे रखा है। दूसरा यहाँ पे एक 10,000, यहाँ पर एक 10,000 kg का एक सेकंड मास दे रखा है। यानी ये दोनों मासेज जो है, ये m1 है और ये जो m2 है, वो दोनों एक दूसरे से मान लेते हैं 10 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। कितनी दूरी पर बैठे हैं बच्चा? 10 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। अपन से ये पूछा गया कि बताओ इन दोनों मासेज को जो जोड़ने वाली जो रेखा है उसके किस बिंदु पर जो कुल जीएफआई है वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए बच्चा। ये अपन से ये पूछा गया है। अपन से क्या पूछा गया है कि 100 किलो का और 10,000 किलो का दो मासेज हैं, वो एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। कितने मीटर की दूरी पर बैठे हैं? 10 मीटर की दूरी पर। और पूछा गया इन दोनों को जो जोड़ने वाली जो रेखा है उसके किस बिंदु पर जो नेट जीएफआई है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। वो बिंदु अपने को ढूंढना है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं बच्चा, उनको करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, वो अपन एक बार देख लेते हैं। जैसे सपोज करें अपन क्या कहते हैं कि ये जो 100 kg का जो मास था, और एक अपने पास जो पड़ा था वो 10,000 kg का मास पड़ा था, है ना। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है उस 10 मीटर के बीच ही कोई एक डिस्टेंस होगी जहाँ पे आपकी जीएफआई की वैल्यू 0 होने वाली है। तो वो बिंदु ढूंढने के लिए अपन क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो अपनी जीएफआई होती है, यानी अपना जो ईजी होता है, ईजी जिसको अपन जीएफआई भी बोलते हैं, ये जो जीएफआई है वो एंटी प्रोपोर्शनल टू होता है आर स्क्वायर के। ये एंटी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर, यानी व्युत्क्रमणुपाती होता है आर स्क्वायर के। ये आर स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि अगर आप दूरी को बढ़ाते हो तो आपकी जो जीएफआई की वैल्यू है वो घट जाती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चा, घट जाती है। और यदि आप इसको कम करते हो तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप खुद सोच सकते हो, इसका मास कम है और इसका मास क्या है, ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो जीएफआई है वो ज़्यादा होने वाली है, इसकी क्या होने वाली है, कम। अब मैं ये चाहता हूँ इसकी जीएफआई को बढ़ा दूँ और इसकी जीएफआई को क्या कर दूं, कम कर दूं। यानी इसको मुझे बढ़ाना है और इसको मुझे क्या करना है, कम करना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जब इससे तो वो दूर हो और इसके क्या हो, पास हो। तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपको जीएफआई की वैल्यू 0 करवानी है, होती है बच्चा, तो आप हमेशा जो छोटा द्रव्यमान होता है उसके पास उस बिंदु को मान लें, क्योंकि हमें इसकी जीएफआई को बढ़ाना है और इसकी जीएफआई को क्या करना है, कम करना है। तो मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस पे, हम मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पे अपनी जो जीएफआई है वो 0 होने वाली है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये डिस्टेंस x है तो जो बच गई वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चा, 10 - x हो जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, 100 kg के कारण इस बिंदु को अपन मान लेते हैं ये बिंदु P है। ये जो बिंदु है इस बिंदु को अपन ने मान लिया ये बिंदु क्या है, P है। तो 100 kg के कारण बिंदु P पर जो जीएफआई है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जीएफआई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग ये जानते हैं इजी इक्वल टू जीएम बट्टा में कितना आ जाएगा बच्चा, आर स्क्वायर। जीएम बट्टा में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है। जी की वैल्यू एक बार जी पड़ा रहने देते हैं, अभी रखने की मुझे नहीं लगता कि इसकी नीड कोई होगी हमें, तो यहाँ पर अपन m की जगह क्या रख देते हैं 100, और जी जो दूरी है उसको अपन क्या रख देते हैं x²। ठीक है, ये अपने पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ये अपने पास जो इक्वेशन बनी है वो इक्वेशन कौन सी बन गई है, ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब अपन लोग सेकेंड इक्वेशन निकालना चाहते हैं, किसके कारण, 1000 kg के कारण। ये 1000 kg के कारण अगर अपन निकालने का प्रयास करते हैं तो 1000 kg के कारण कितना आ जाएगा, देखना 1000 kg के कारण 1000 kg के कारण बिंदु P पर GFI, बिंदु P पर जो GFI आएगा वो कितना आएगा, देखना ध्यान से। हम लोग ये जानते हैं कि अगर अपना जो EG इसको डैश मान लेते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, G इंटू में 10,000 बट्टा में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है। क्या ये अपन इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, ये अपनी इक्वेशन क्या आ गई है बच्चा, सेकंड आ गई है। अब अपन क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो एक और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अपन क्या कर रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो अपनी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आएगी, देखना जरा, अपने पास जो वैल्यू आई वो आ गई g इंटू में 100 बट्टा में x²। ठीक है, इक्वल टू में g इंटू में 10,000 बट्टा में 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, g से g को कैंसिल आउट कर देते हैं, 100 से ये दो 100 गए और यहाँ पर बच गया 1/x² इक्वल टू में यहाँ 100 बट्टा में 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ ले लेते हैं स्क्वायर रूट, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं बच्चा, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाएगी, 1/x, 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10 और 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया 10 माइनस एक्स। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 माइनस एक्स इक्वल टू में 10x कितना आ जाएगा बच्चा, 10 माइनस एक्स ये हो गया, ये x10 हो गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो अपने पास कितनी आ गई, ये 11x हो गया, यानी 10/11 इक्वल टू में x। ये अपने पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी, ये अपने पास जो वैल्यू आ गई यानी 10/11 जो वैल्यू है वो अपने पास x की वैल्यू आ गई। मतलब इतनी डिस्टेंस पर आपकी GFI की वैल्यू क्या होने वाली है बच्चा, 0 होने वाली है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अपने आपको अपन से पूछ सकते हैं, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपना जो अगला क्वेश्चन है, जो आपसे अगर आपको वो चीज़ वो इक्वेशन अगर आपको याद भी हो तो अच्छी बात है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी कैसे आते हैं वो सुनना ध्यान से। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है, अगर आपको डायरेक्ट इस चीज़ के बारे में पता होता है तो आप इस चीज़ को याद भी रख सकते हो, क्योंकि ये एक तरीके का डेरिवेशन होता है। ये एक तरीके क्या होता है बच्चा, डेरिवेशन होता है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रख सकते हैं। अब ये कहता क्या है, ये कहता है कि मान लो कोई रिंग है, अपने पास क्या है, कोई रिंग है, ऐसी कोई वलय है। ठीक है, इस वलय पर जो टोटल मास है वो m है। इस वलय का जो टोटल, क्वेश्चन देखो आप लिख सकते हो। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपन क्वेश्चंस को मैं ओरली बोल के आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो अपनी नोट कॉपी में लिख भी सकते हो अपनी लैंग्वेज में। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक रिंग है, रिंग का मतलब होता है एक वलय। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वालों को ये फायदा होना चाहिए, तो मैं बीच में कुछ प्रोनाउंसिएशन भी बोलता रहूँगा, इंग्लिश का और हिंदी दोनों वर्ड्स का। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएं, बहुत बढ़िया। ये कह रहा है कि ये जो रिंग है और इस रिंग का जो मास है वो बच्चा कितना दे रखा है, m दे रखा है, और उसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है अपने को, r दे रखी है। और ये कहा गया, और ये अपन से ये कहा गया कि इससे x डिस्टेंस पे, यानी आपको इससे क्या चलना है, इससे आपको x डिस्टेंस पे कोई एक बिंदु P है, इससे x डिस्टेंस पर आपका क्या है, कोई एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर आपको क्या निकालना है, इस बिंदु P पर आपको GFI की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, GFI की वैल्यू। मतलब आपको क्या दे रखा है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि एक रिंग है, इस रिंग का जो मास है वो कितना दे रखा है, वो इस रिंग का जो मास है वो आपको कैपिटल M दे रखा है, और इस बिंदु P पर आपको क्या निकालना है, GFI की वैल्यू निकालनी है, इस रिंग की वजह से कितनी आती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है वो ध्यान से सुने बच्चा। हम क्या करते हैं, हमने जितने भी अभी तक फॉर्मूले पढ़े थे वो बहुत छोटे फॉर्मूले थे, मतलब अपन उस छोटे मास के लिए पढ़ते थे, ये GM बटा में r²। ठीक है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड मास नहीं था, पूरी तरह से विभाजित मास नहीं था। हमको ये कहा गया कि वो एक तरह का पॉइंट मास था, तब आप निकाल पाए थे GM बटा में r²। लेकिन अब इस बार नहीं है ऐसा, अब इसमें ये बोल दिया गया कि एक पूरी वस्तु है, उस पूरी वस्तु पर जो आपका जो मास है वो पूरी तरह से ऐसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एक समान रूप से विभाजित है। तो इस टोटल का मास कितना दे रखा है, m दे रखा है।
तो इस टोटल के कारण अगर अपन निकालने का प्रयास करते हैं तो हम एक छोटा सा पॉइंट मास लेते हैं। छोटा सा पॉइंट मास लेने का जो तरीका होता है वो तरीका अपन लोगों को 11th में सीख लिया था। हम लोग ये जानते हैं कि अगर अपने को इस रिंग का अगर छोटा सा मास लेना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे। यहाँ पर अपन क्या काटेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे। ये जो छोटा सा टुकड़ा है, इस छोटे से टुकड़े को मैं नाम दे देता हूँ डीएम। क्या नाम दे देता हूँ, डीएम। छोटा सा मैंने नाम दे दिया। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने दे दी है डीएल। कितनी दे दी है बच्चा, डीएल। अब कुछ लोग ये सोचते हैं क्या इस डीएम को हम नीचे भी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हो। क्या ये डीएम छोटा टुकड़ा नीचे भी आ सकता है? बिल्कुल, ये छोटा सा टुकड़ा डीएम नीचे भी आ सकता है और इसकी जो लंबाई है वो अपन क्या ले सकते हैं, डीएल ले सकते हैं। अब सोचना ये है कि अगर इस डीएम के कारण इस बिंदु P पर मुझे अगर जीएफआई निकालना है तो क्या ये वाली लाइन जो है वो मेरे काम आने वाली है? बिल्कुल। इसी तरह इस डीएम के कारण जो आएगा क्या वो भी यहाँ आएगा? मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर रहने वाली है DEG की, और इसके कारण जो आएगी वो DEG की इधर रहने वाली है। क्या दोनों डायरेक्शंस आपको समझ में आई क्या? अगर आप ये छोटा सा डीएम लेते हो तो इस डीएम के कारण यहाँ बिंदु P पर जीएफआई इधर आने वाला है। और क्योंकि ये इसे बाहर की तरफ ही क्यों आता है, अंदर की तरफ नहीं आता क्या? हम ये जानते हैं कि ये जो मासेज है, इस मासेज के कारण अट्रैक्शन की नेचर होती है। तो अट्रैक्शन की नेचर होती है तो इसमें जो अपन DEG का मान निकालते हैं वो बाहर की तरफ लेते हैं इसकी डायरेक्शंस। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आती है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे इस डीएम के कारण यहाँ बिंदु P पर और इस डीएम के कारण यहाँ बिंदु P पर मैं क्या निकाल सकता हूँ, जीएफआई की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे वो ध्यान से सुनना। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एंगल मान लेते हैं। ये जो एंगल है वो मेरा एंगल थीटा है। ठीक है, और जिस तरह यहाँ एंगल थीटा है तो ये एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो रेडियस है वो भी तो आर ही है, ये वाली जो रेडियस है वो भी तो कितनी है, आर है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो नीचे वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। क्योंकि ये इसमें ये जो साइड है ये सेम है, ये भुजा भी सेम है, ये भुजा भी सेम है, तो एंगल भी सेम होने वाले हैं क्योंकि ये एंगल भी क्या है, सेम है। तो हम लोग ये जानते हैं, अगर अपन इसमें ढंग से प्लॉट करें इस ग्राफ को तो अपन आप ध्यान से देखो कि ये अगर थीटा है तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बनने वाला है। ठीक है, हम लोग ये भी तो जानते हैं कि ये अगर थीटा तो इसके सामने वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये एंगल जो है वो D 90 माइनस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल कितना आ जाएगा, D 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अब आप DEG के दो घटक देख रहे हो, एक ये वाला घटक और ये ऊपर वाला घटक। क्या ये दोनों घटक आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं? तो यहाँ पर आ जाता है DEG साइन थीटा, और यहाँ पर भी क्या बन जाता है, DEG साइन थीटा। क्या ये दोनों जो घटक है, ये दोनों जो घटक है वो क्या आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे साहब। अब यहाँ पर ये सोचना है कि इस डीएम में दो मासेज आ रहे हैं, क्या अपन जो है ये दोनों ही वैल्यूज लेते हैं या सिर्फ एक वैल्यू लेते हैं? तो मैं आपको बता दूं, आप लेने को दोनों वैल्यू ले सकते हो, आप 2DEG cos थीटा भी ले सकते हो। बट ध्यान रखें, जब आप लिमिट लगाते हो तो आपको 0 से पाई आर लेना पड़ता है, क्योंकि आपने इसका भी निकाल चुके हो, आप इसका भी निकाल चुके हो, और दोनों को फिर 2 पाई आर कर रहे हो, फिर आपका डबल आ जाता है आंसर। मतलब वो गलत होता है। मतलब आप अगर 2DEG cos थीटा ले रहे हो तो रिंग का आधा पोर्शन लो, क्योंकि आपने आधा पोर्शन तो ऑलरेडी इंटीग्रेशन के अंदर डाल दिया है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग क्या करते हैं, DEG cos थीटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को लिमिट तो किसके लिए निकालते थे, पूरे के लिए निकालनी है। तो सर ये दोनों कैंसिल आउट कैसे हुए फिर? तो यही तो कह रहा हूं, अगर आप इसका घटक और इसका घटक लेते हो तो ये तो आपस में कैंसिल आउट कर ही रहे हैं। जो DEG साइन थीटा और ये जो DEG साइन थीटा ये तो आपस में कैंसिल आउट कर ही रहे हैं। दूसरी बात, आप ले सकते हो 2DEG cos थीटा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप ये चीज का ध्यान रखें, जब आप लिमिट डालोगे तो फिर पूरे की नहीं डालोगे, फिर आधे की डालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको DEG cos थीटा ही रखते हैं और लिमिट लगा देते हैं किसके कारण, 2 पाई आर के कारण। तो अब सोचो ध्यान से, अगर मुझे इस डीएम के कारण अगर मुझे क्या निकालना है, इस डीएम के कारण मुझे अगर जीएफआई निकालना है बिंदु P पर, तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा E नेट। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे E नेट जो है, E नेट आ जाएगा मेरा DEG cos थीटा। DEG क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। अच्छा, DEG का मान क्या रखेंगे, DEG का मान क्या रखेंगे? अब देखो, DEG का मान के लिए आप सोचो, ये डीएम मास है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये अपनी जो डिस्टेंस है वो अपनी डिस्टेंस आ गई r² प्लस x²। ये जो अपनी डिस्टेंस आ गई है वो कितनी आ गई, r² प्लस x²। ये वाले डिस्टेंस आ गई r² प्लस x²। ठीक है, और यहाँ पर अपना जो मास पड़ा है वो कितना पड़ा है, डीएम पड़ा है। तो बिल्कुल यहाँ पर अपन निकाल सकते हैं डीएम के कारण। तो देखो, डीएम के कारण कितनी वैल्यू आएगी,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी के अंदर g इंटू में dm बट्टा में रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर जो है वो कितनी आ गई, 2 आ गई, और इनटू में यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोस थीटा। यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चा, कोस थीटा। अब सर क्या थीटा वेरिएबल है क्या, यहाँ थीटा वेरिएबल है, बिल्कुल थीटा वेरिएबल नहीं है, थीटा तो फिक्स कर रखा है, तो क्या फिक्स वैल्यू ही अपने को रखनी पड़ेगी। तो अपन थीटा की जगह क्या रखेंगे, इधर देखो ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो थीटा है इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बट्टा में कर्ण लिख सकते हैं क्या, आधार बट्टा में कर्ण, यानी कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आधार बट्टा में कर्ण लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू है कोस थीटा की जगह, तो मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा, देखना ध्यान से, जी डी एम बट्टा में रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, और इसका क्या कर दिया मैंने, होल स्क्वायर इनटू में कोस थीटा। कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन में रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चलो सर ये तो हो गया, ये हमारे पास ई नेट का मान आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन सर एक चीज़ है यहाँ पे, ये जो डीएम है वो क्या रखें अपन, इस डीएम को क्या रखना है, तो मैं आपको ये बता दूं, अगर डीएम आपको निकालना है तो डीएम के लिए आप सोचो इस पूरी लंबाई का, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 2 पाई आर जो लंबाई है, 2 पाई आर लंबाई का जो द्रव्यमान है अपने पास वो कितना दे रखा है, कैपिटल एम दे रखा है। तो जो आपका एकांक लंबाई जो है, जो आपकी जो एकांक लंबाई है, एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान है वो अपन क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं m अपॉन में 2 पाई आर, क्या लिख सकते हैं, m अपॉन में 2 पाई आर। तो मुझे dl के लिए निकालना है, तो dl लंबाई का जो मास आएगा, जो dl लंबाई का जो द्रव्यमान आएगा, जिसको मैं यहाँ पर लिखूंगा dm, क्या लिखने वाला हूँ, dm। तो इस dm को मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा m अपॉन में 2 पाई आर इंटू में dl, क्योंकि एकांक का अगर m अपॉन 2 पाई आर है तो इस छोटी सी dl का कितना आ जाएगा, इस छोटी सी dl का आ जाएगा m अपॉन 2 पाई आर इंटू में dl, m अपॉन 2 पाई आर इंटू में dl आ जाएगा बच्चा, ठीक है। चलो अब देखो अपने पास ये जो dm की वैल्यू है वो अपने पास आ गई है, तो अपन इसमें फटाफट वैल्यू रख देते हैं। तो देखो वैल्यू क्या रखने वाले हैं, हम यहाँ रखेंगे g इंटू में dm, dm की जगह क्या रख देंगे, m अपॉन में 2 पाई r इंटू में dl बट्टा में रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ पर x था ही, और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी थी वो दे रखी थी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, अब मुझे यहाँ dl दे रखा है, dl का मतलब हो गया आपको ऑफ कोर्स ही बात है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे वाले को और सोल्व कर लेते हैं, और जो वैल्यू है यानी मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है उनको अपन बाहर फेंक देते हैं फटाफट। gmx बाहर चला जाएगा, 2 पाई आर बाहर चला जाएगा, ठीक है, और अंदर जो है क्या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज को क्या मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो 3/2 लिख सकता हूँ क्या, मैंने बिल्कुल ऐसा लिख दिया है, और अंदर मेरा जो है वो क्या अंदर dl बच गया, बिल्कुल बचेगा ही dl। अब मुझे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, ऑब्वियस सी बात है पूरी रिंग के लिए अगर निकालना है तो पूरी रिंग के लिए कितना आ जाएगा, 0 से 2 पाई आर। तो यहाँ पर आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, gmx बट्टा में 2 पाई आर इंटू में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर जो है वो 3/2, dl का जो इंटीग्रेशन है वो l आ जाएगा, और l के अंदर आप जैसे लिमिट डालोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 2 पाई आर आ जाएगी, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट। तो अपने पास जो फाइनल वैल्यू है, अपने पास जो फाइनल वैल्यू है वो ई नेट की वो कितनी आ जाएगी, ध्यान से सुनना, वो आ जाएगी gmx बट्टा में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये अपने पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर ये चीज़ आपको याद भी होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा, ये चीज़ आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। चलो तो इस तरह के भी अपने पास विद्युत क्षेत्र के जो गुरुत्व क्षेत्र है उसके भी क्वेश्चंस अपने पास आ सकते हैं। बिल्कुल ये सेम डेरिवेशन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही करना है, क्योंकि वहाँ पर आपका चार्ज रहेगा, अगेन यहाँ पर मास रहता है, और बाकी सारा प्रोसेस सेम ही रहता है, तो अपने को दिक्कत नहीं आती है। हालांकि ये होता है कि ग्रेविटेशनल के साथ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ाया जाता है, पहले ग्रेविटेशन को पढ़ाया जाता है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया जाता है, ताकि आसानी हो जाती है चैप्टर को समझने में, क्योंकि सेम ही तो फंडे लगते हैं, सेम ही बिल्कुल फंडे लगते हैं। अब अपन आगे बढ़ने वाले हैं, अब अपना जो आगे का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है वो सुनना ध्यान से। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे गुरुत्व त्वरण के बारे में। गुरुत्व त्वरण का मतलब क्या होता है, गुरुत्व त्वरण का मतलब ये होता है कि ग्रेविटी है, यानी जो एक्सेलरेशन ऑफ जो ग्रेविटी का है वो क्या रहता है, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। गुरुत्व त्वरण का मतलब क्या होता है वो सुनना ध्यान से, ठीक है।
मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ये आपकी क्या है, ये आपकी अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर यानी इसका जो मास है अर्थ का वो अपन मान लेते हैं m ही है, ठीक है। इस अर्थ के ऊपर अगर मैं चलता हूँ, है ना, मैं थोड़ा सा इसको स्फेयर मान के ले लूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अपन इसको स्फेयर मान लेते हैं, ठीक है। अर्थ को क्या मान लेते हैं, एक स्फेयर मान लेते हैं। ये मेरा स्फेयर हो गया, ठीक है, ये मेरी अर्थ है, ठीक है। और इस अर्थ की जो रेडियस है वो मैंने मान ली है r, और इसका जो मास है वो मैंने क्या मान लिया है m। अगर मैं अर्थ को क्या मानूं, एक स्फेयर मानूं, क्या मानूं बच्चा, स्फेयर मानूं। अब इससे कुछ डिस्टेंस पे, यानी ये है पृथ्वी की सतह पे ही, ये बहुत हाइट पे नहीं है बच्चा, ये पृथ्वी की सतह पे ही है। तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे बना देता हूँ तो इस चीज़ को आपको समझने में आसानी होगी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपका मास है वो पृथ्वी की सतह पे ही है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी से बहुत हाइट पे है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपन पढ़ेंगे जब पृथ्वी की एक हाइट पे अपन चले जाते हैं तो किस तरह अपनी जो जी की वैल्यू थी वो चेंज हो जाती है, कैसे अपन डेप्थ में जाते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है ना, वो चीज़ें भी अपन पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अपन को ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर पृथ्वी की सतह पर अगर कोई पार्टिकल गिरता है तो उस पर कितना आपका जो ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन आता है, यानी ग्रेविटी के कारण जो त्वरण आता है, गुरुत्व त्वरण, वो कितना आता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि इस मास पे जो फोर्स लग रहा है, क्या इस मास पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या F लग रहा है क्या, बिल्कुल इस पे F लग रहा है। वो F कितना लग रहा है वो ध्यान से देखना। ये जो F है यानी इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है F, उसकी जो वैल्यू है वो अपन यहाँ पर लिख रहे हैं G M, इसको अपन m नोट मान लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड के लिए अपन इसको मान लेते हैं ये m नोट है। तो G m नोट me बटा में यहाँ से जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है बच्चा, r का स्क्वायर। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, वो अपने पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ये अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करेंगे, इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा। तो अपन न्यूटन का सेकंड लॉ जानते हैं, क्या होता है, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या यही होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो अगर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता तो मास किसका लेंगे, तो अगर आपको एक्सेलरेशन m नोट का निकालना है तो मास भी इसी का लेने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है G m नोट me बटा में r का होल स्क्वायर इक्वल टू में, यहाँ पर m की जगह अपन क्या लिख देंगे, m नोट, और यहाँ लिख देंगे a। क्या m नोट से m नोट मर गया। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आई है, वो कितनी आ गई, वो आ गई Gme बटा में r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो त्वरण आया है वो किसके कारण आया है, वो ग्रेविटी के कारण आया है। मतलब यहाँ पर अगर किसी m नोट मास को आप अर्थ पर छोड़ते हो तो वहां पर उसके पास जो एक्सेलरेशन होता है यानी जो त्वरण होता है वो कितना होता है, Gme बटा में r स्क्वायर। अब आप चीज एक ध्यान से सुनो कि यहाँ पर ये जो G है वो भी तो कांस्टेंट है, 6.67 इंटू 10 की घात -11, ठीक है। और यहाँ पर जो me है वो कितना दे रखा है, me की वैल्यू भी अपने को पता है कितनी होती है, 6 इंटू 10 की पावर 24, और अपने पास जो r की वैल्यू है वो भी तो कांस्टेंट है, कितनी 6400 किलोमीटर। तो अगर आप ये सारी यहाँ वैल्यू रखते हो तो a की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको तुम बहुत बारी पढ़ चुके हो। NLM में भी हमने इसके बारे में बात की थी। हमने ये कहा था कि यहाँ पर ये जो a की जो वैल्यू होती है, यानी ये जो a है वो गुरुत्व के कारण जितना होता है वो 9.8 लिया जाता है। अगर मैं किसी भी चीज़ को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो वो अर्थ की ओर कितने एक्सेलरेशन के साथ चलती है, वो 9.8 के साथ चलती है। कितने साथ चलती है, 9.8 त्वरण के साथ चलती है। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हो जिसको आप लगभग कभी कहते थे कि ये 10 ले लेते हैं, है ना, वो 10 ले लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में यहाँ पर कितना होता है, 9.8 होता है। इसको अगर सोल्व किया जाए तो ये जो एक्सेलरेशन आया है, ये जो आपका जो त्वरण आया है, इस त्वरण को अपन बोलते हैं कि ये जो वैल्यू है, इस a को अपन यहाँ पे अर्थ के कारण जो त्वरण की वैल्यू आई है उसको अपन नाम देंगे इसका। तो a बराबर यहाँ G नोट बोल सकते हैं, और यानी पृथ्वी की जो सतह है उस पर जो a की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप ये भी याद रख सकते हो डाटा के साथ। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, एक चीज और आप जो याद रख सकते हो क्योंकि अपनी कंपेरिजन में अपना काम आएगा, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं Gme बट्टा में r का होल स्क्वायर, Gme बट्टा में r का होल स्क्वायर। ये चीज अपने को याद हो तो कोई बुराई वाली बात नहीं है अपने लिए, ठीक है। ये चीज अपने को याद रखनी है, G नोट बराबर Gme बट्टा में r का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, ये पृथ्वी की सतह पर, ये जो वैल्यू होती है वो कहाँ होती है, पृथ्वी की
सतह पर होती है बच्चा, पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्व त्वरण का जो मान होता है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व जो त्वरण का जो मान होता है, गुरुत्व त्वरण का जो मान है वो अपना कितना है, वो है अपने पास GME बटा में RE का होल स्क्वायर बच्चा। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट अब एक चीज अपन यहाँ पर और देख सकते हैं, अपन यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि अगर आप किसी हाइट पे चले जाते हो, अगर आप किसी हाइट पे चले जाते हो तो हाइट पे जाने से क्या ग्रेविटी में फर्क आता है, उस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो अपनी जो बात होगी वो क्या यही बात होने वाली है कि अगर अपन ये अर्थ है अपनी, ठीक है, और अर्थ के किसी पॉइंट पे यानी यहाँ पर कोई m0 मास रखा हुआ है जिसकी यहाँ से जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, h दे रखी है। कितनी हाइट दे रखी है, h, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है पृथ्वी की वो कितनी दे रखी है, RE। एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप फोर्स निकालते हो, एक मास m0 ऊपर है, यहाँ नीचे अर्थ है, अगर आप उन दोनों के बीच में फोर्स निकालते हो तो एक चीज का ध्यान रखना है कि जो फोर्स है उसके बीच में अगर आप निकाल रहे हो तो वो जो डिस्टेंस ली जाती है, वो जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेंटर से ली जाती है। कहाँ से ली जाती है, सेंटर से। आप अर्थ के सेंटर से ही ये हाइट लोगे सारी की सारी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ले लिया, आप हमेशा सेंटर से लोगे, क्योंकि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के साथ सारा का सारा सेंटर जो मास है वो सारा का सारा कहाँ रहता है, सेंटर पे रहता है। तो हम यही मानते हैं कि ये जो पृथ्वी है वो गोलाकार है और उसका सारा का सारा जो मास है वो उसके सेंटर पे बैठा है। वो कहाँ बैठा है बच्चा, वो सेंटर पे बैठा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए जो अपने पास जो डिस्टेंस है वो अपने पास जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, RE प्लस H दे रखा है। वो कितनी दे रखी है बच्चा, RE प्लस H दे रखा है। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं। ये मास ऑफ अर्थ है, यहाँ पर कितना दे रखा है, मास ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का जो मास दे रखा है वो ME दे रखा है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का मास है वो m0 दे रखा है। तो बिल्कुल यहाँ से अपन ये देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, वो लिख रहे हैं GM0, यहाँ पर लिख देंगे ME बट्टा में RE प्लस H का होल स्क्वायर। अच्छा सर मुझे एक बात बताओ, आपने यहाँ तो हाइट मान ली थी, क्या वो जो हाइट थी पहले, वो जो पृथ्वी की सतह, क्या वो हाइट नहीं होती है क्या, वो हाइट होती है बच्चा, क्योंकि ये जो RE होता है, इस R की वैल्यू लगभग होती है 6400 किलोमीटर। यानी इतनी हाई वैल्यू पर अगर आप किसी बंदे को, यानी अगर आप उसको 1 किलोमीटर से या 2 किलोमीटर से गिराते हो तो 6400 किलोमीटर के कंपेरेटिव वो नेग्लेजेबल है, वो क्या है, नेग्लेजेबल माना जाता है। तो हम ये लोग यही कहते हैं कि आप उसको RE प्लस H मत लिखो, आप उसको RE लिख दो, क्योंकि वो जो H है वो 6400 है, उसके कंपेरेटिव में जो वैल्यू है वो बहुत कम है। तो आप उसको क्या मान सकते हो, वो आप उसको नेग्लिजिबल भी मान सकते हो। लेकिन ये जो हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको अपन ले सकते हैं, लेट्स 1200 किलोमीटर ले लिया, 1400 किलोमीटर ले लिया, 1500 किलोमीटर ले लिया। ये जो हाइट्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इसको आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हो कंपेरेटिव 6400 के, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको हाइट मान के चलेंगे कि ये RE प्लस H है, ये थोड़ी सी ऊपर हाइट पे होता है। अब अपने को क्या करना है, वही अगेन सेकंड लॉ लगाना है। अपन ये जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और मास किसका लेना पड़ेगा, मास लेना पड़ेगा अपने को m0 का, ठीक है। बिल्कुल उसी का एक्सेलरेशन अगर आप निकाल रहे हो, उसी का त्वरण अगर आप निकाल रहे हो, तो मास भी उसी का लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो G m0 ME बट्टा में यहाँ पर कितना आ जाएगा, RE प्लस H का होल स्क्वायर इक्वल टू में m0 कितना दे रखा है, यहाँ पे m0 कितना दे रखा है, m0 यहाँ पे दे रखा है, m0 ये है, और a की जो वैल्यू है वो यहाँ से देखो कितनी आ जाएगी, वो अपने पास यहाँ आ जाएगी GME बट्टा में RE प्लस H का होल स्क्वायर। सर ये तो बहुत आसान हो गया, बिल्कुल ये बहुत आसान हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा एडिट करना है। एडिट क्या करना है, ये वैल्यू तो समझ में आती है सर, ये वैल्यू तो समझ में आ ही रही है, लेकिन अगर अपन इसको थोड़ा सा एडिट करके लिखते हैं तो देखो कैसे लिखेंगे हम। वास्तविकता में क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपेरेटिव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपन कंपेरेटिव करके ये लिख रहे हैं कि कैसे आपका जो G है वो कंपेरेटिव टू G0 कैसे वेरी करता है, कंपेरेटिव टू G0 कैसे वेरी करता है, यानी आपका जो G0 की वैल्यू से कितना ज़्यादा हो रहा है और कितना कम हो रहा है, वो अपन गणना के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि अभी जो वैल्यू निकाली थी अपन ने, जो A है, इसको मैं G भी बोल सकता हूँ,
इसको मैं जी भी बोल सकता हूँ, क्योंकि जी नोट मैंने किसका नाम दिया था, जी नोट मैंने नाम दिया था पृथ्वी की सतह पे, इसको मैं जी नाम दे रहा हूँ क्योंकि ये किसी एच हाइट पे है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है इसको अपन ए डैश नाम दे लेते हैं, क्योंकि पिछले वाला जो था वो मेरा ए था, तो ये अभी ए डैश नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई वो आई GME बट्टा में RE प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या यही वैल्यू आई थी, RE प्लस एच का होल स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है, इसको थोड़ा सा अगर एडिट करूं तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ RE का होल स्क्वायर बट्टा में यहाँ पर भी क्या लिख सकता हूँ RE का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, GME बट्टा में RE का स्क्वायर, GME बट्टा में RE का स्क्वायर, और ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ऊपर पड़ा हुआ है RE का स्क्वायर, और यहाँ मैंने लिख दिया है RE प्लस एच का होल स्क्वायर। ये समझ पा रही हो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, GME बट्टा में RE का स्क्वायर, ये क्या चीज है। क्या मैं इसको जी नोट लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने अभी डेरिवेशन कराया, क्या GME बट्टा में RE के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी नोट लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो अपने पास आ जाएगी। क्या मैं इस पूरी चीज को, क्या इस पूरी बला को नीचे फेंक सकता हूँ, इस पूरी बला को अगर आप नीचे फेंकते हो तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाएगी, देखना ध्यान से, ये मेरे पास आ जाएगी 1 अपॉन में RE प्लस एच अपॉन में RE का होल स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकता हूँ, क्या बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे इस RE का होल स्क्वायर नीचे फेंकोगे तो ये भी होल स्क्वायर है और ऊपर वाला भी होल स्क्वायर है। क्या मैं इसको पूरे का एक होल स्क्वायर बना सकता हूँ, बिल्कुल मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को ऊपर लेके चले जाओ, यानी इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। यहाँ पर जो जी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, जी नॉट अपॉन में, यहाँ वैल्यू थी RE प्लस एच अपॉन में RE का होल स्क्वायर। क्या मैं दोनों तरफ भाग लगा दूं तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी जी नॉट अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन RE का होल स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू आ गई जी की। ये जो जी की वैल्यू है ये अपने को ध्यान में रखनी है। ये वैल्यू तब अपने को लगानी है जब अपन किसी हाइट यानी एच हाइट पर अगर चले जाते हैं, अगर अपन किसी एच हाइट पर चले जाते हैं तो अपनी जो जी की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, जी नॉट अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन में RE का होल स्क्वायर। ये चीज़ का ध्यान रखें बिल्कुल। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन ला सकते हैं। अगर चाहो तो आप इसमें थोड़े से और वेरिएशन ला सकते हो। अगर आपको छोटे चेंजेस चाहिए, अगर आपको छोटे चेंजेस चाहिए, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं उसको लगभग 10 किलोमीटर तक अगर मैं उसको वेरी करना चाहता हूं तो 10 किलोमीटर बहुत छोटी हाइट मानी जाती है, उसमें कितना जी में चेंजेस आता है, क्या वो भी अपन निकाल सकते हैं? क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, थोड़ी सी मैथ्स लगानी है। मैथ्स क्या कहती है, मैथ्स ये कहती है आप इसको ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ स्मॉल चेंजेस के लिए, है ना, छोटे परिवर्तन के लिए आपको क्या करना है, छोटी दूरियों के लिए यानी छोटे परिवर्तन के लिए देखो, छोटे परिवर्तन के लिए देखो क्या करना है अपने को, छोटे परिवर्तन के लिए यानी ये जो जी की वैल्यू है वो अगर अपन स्मॉल चेंजेस यानी बहुत छोटा, मतलब 10 किलोमीटर तो बहुत कम ही हाइट होती है कंपेरेटिव टू 6400, बहुत कम हाइट है, तो उसके कंपेरेट अगर अपन जी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अपनी कितनी वैल्यू आती है वो अपन देखना चाहेंगे यहाँ पे। तो सोचो अभी जो वैल्यू मैंने निकाली थी वो निकाली थी जी नॉट, जो नीचे 1 प्लस एच अपॉन RE था मैं उसको ऊपर लेके चलता हूँ तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस एच अपॉन RE, ऊपर नीचे स्क्वायर था तो यहाँ पर मैं -2 ऊपर ले जाना चाहूँगा तो यहाँ पर ये -2 हो गया है। अब हम लोग ये जानते हैं जब छोटी चीजें होती है क्या उसको एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं, जैसे 1 प्लस एक्स की घात n होता है, इसका आप एक्सपोनेंशियल जानते हो, मतलब इसका प्रसार जानते हो, वो क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ये जानते हो क्या। ये अपन आगे तक कंटिन्यू करते हैं, 1 प्लस एन एक्स n इंटू n माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अगेन n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहता है। लेकिन अपने को यहाँ पर क्या चलना है, अपने को यहाँ 2 तक ही लेके चलनी है वैल्यू। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर वैल्यू लिखी जाए तो कितनी होती है, चूंकि हम लोग ये जानते हैं तो यहाँ पर मैं क्या लिखना चाहूँगा 1 माइनस, क्या मैं इसको आगे ले आऊँ, क्या 1 प्लस एन एक्स लिखना है तो 1 तो 1 ही पड़ा है, 1 तो 1 ही पड़ा है, एन एक्स एन क्या है मेरा, ये एन है मेरा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू में एच अपॉन में RE, ठीक है बच्चा। यहाँ पर वैल्यू आ गई मेरी किसकी, जी की, तो जी बराबर कितना आ गया जी नॉट 1 माइनस 2 एच अपॉन में RE। अगर मुझे यहाँ चेंजेस निकालने हैं, अगर यहाँ मुझे चेंजेस निकालने तो इस चेंजेस के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस चेंजेस के लिए एक काम करते हैं, g बराबर में जी नॉट 1 माइनस 2 एच अपॉन में RE, इसको अपन क्या कर लेते हैं थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया g माइनस जी नॉट बट्टा में जी नॉट इक्वल टू में माइनस 2 एच अपॉन में RE, क्या ये वैल्यू आ जाएगी। ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल बट्टा में इनिशियल, क्या ये डेल्टा g अपॉन जी नॉट ही है जो वैल्यू किसके बराबर देगा -2 एच अपॉन में RE। क्या ये स्मॉल चेंजेस के लिए अपन निकाल सकते हैं,
क्या अपन स्मॉल चेंजेस के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये भी अपने को याद होना चाहिए। ये तब समझ में आएगा बच्चा जब अपन न्यूमेरिकल करते हैं इस चीज़ पे। अगर अपन इस पे न्यूमेरिकल ही नहीं करेंगे तो अपने को समझ ही नहीं आएगा ये क्या चीज़ है, ये कब कहाँ सा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इसके लिए बिल्कुल अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की। एक बार अपन क्या कर लेते हैं, एक बार सारे के सारे अपन डेरिवेशंस कर लेते हैं, उसके बाद इन पर अपन क्वेश्चंस लगा लेंगे, है ना। कैसे अपन जी की वैल्यू कब लगानी है, जी बराबर जी नॉट 1 + 2h अपॉन में आर ई, ठीक है, और जी बराबर जी नॉट अपॉन में 1 + h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, जी बराबर जी नॉट 1 - 2h अपॉन में आर ई, अगेन डेल्टा जी अपॉन जी नॉट इक्वल टू -2h अपॉन में आर ई। ये तीनों जो फॉर्मूले हैं वो किस तरह अपन को कहाँ कहाँ लगाने हैं वो अपने को न्यूमेरिकल से समझ में आएगा। कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रखे हैं वो भी अपन सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको अदर जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब करके रखना है, और जो भी अगर आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं, क्योंकि आपको अगर जो नोटिफिकेशन है, अगर वो हमारा नोटिफिकेशन चाहिए कि कैसे हमने क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए, हम आपको बेस्ट मटेरियल देने वाले हैं, तो हमारी जो चैनल है ये हमारा जो चैनल है इससे आप जुड़ें। यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी पढ़ाती है, आपको प्रोवाइड करवाती है अच्छे मटेरियल्स, ठीक है।